अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर शीज़ा रमज़ान। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट इन मैन। ट्रांसपोर्ट इन मैन यानी इंसानों में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है डिफरेंट मटेरियल्स की, उसके लिए दो सिस्टम्स पाए जाते हैं। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को इसी चैप्टर में आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिटेल देखते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक पूरा सिस्टम है जो कि 3 कंपोनेंट्स पर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है। मेजरली इसका पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड। इसके अलावा पंपिंग ऑर्गन होता है, यानी जो इस ब्लड को पंप करता है, जिसे हार्ट कहते हैं। और तीसरा इस सिस्टम का कंपोनेंट है वेसल्स, यानी कि जिन ट्यूब्स के अंदर ब्लड ने फ्लो करना होता है। वेसल्स की फर्दर कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो 3 कंपोनेंट्स हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के और इन तीनों को हम बारी बारी डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे। आज हम डिस्कस करते हैं ब्लड को। ब्लड एक फ्लूइड है, लिक्विड है हमारी बॉडी में जो फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। अब इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं कि ये किन चीज़ों पर कॉन्स्टिट्यूट करता है और फिर फर्दर उनके क्या फंक्शंस हैं। तो ब्लड को भी अगर डिवाइड किया जाए तो मेजरली ये कंसिस्ट करता है प्लाज्मा और सेल्स पर, यानी एक इसका लिक्विड पार्ट है और लिक्विड के अंदर जो सॉलिड एंटिटीज़ के तौर पे सेल्स मौजूद होते हैं। सेल्स की भी फर्दर टाइप्स हैं जिन्हें हम डिटेल से पढ़ लेंगे, जो कि होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इनकी परसेंटेजेस की बात करें तो ब्लड में 55% प्लाज्मा यानी लिक्विड पार्ट ज़्यादा होता है और जो सेल्स उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं, मौजूद हैं, जिनकी फर्दर टाइप्स हैं, ये टोटल 45% होते हैं। यानी 100% ब्लड में से 55% लिक्विड फॉर्म है प्लाज्मा और 45% है सेल्स। अब अगर वेटेज की बात करें कि एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड का वेट कितना होगा, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बुक में गिवन है कि जो भी इंसान का वेट है उसका 1/12 हिस्सा ब्लड का वेट होता है। यानी कि अगर किसी इंसान का वेट 78 kgs है, उसको हम 12 से उसका 12वां हिस्सा निकालेंगे, उसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो ब्लड का वेट होगा उस इंसान का। ये कुछ MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी बुक में। इसके अलावा ये परसेंटेजेस भी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर अब हम प्लाज्मा को करते हैं पहले डिटेल से डिस्कस और फिर सेल्स की तरफ जाएंगे। प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन अगर देखें, यानी प्लाज्मा फर्दर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसमें वाटर 90% आता है और डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं 10%। यानी प्लाज्मा का ऑलमोस्ट 90% हिस्सा पानी है और फिर पानी के अंदर बाकी की जो 10% चीज़ें हैं वो उसके अंदर हल हुई हुई हैं, डिजॉल्व हुई हुई हैं। अब पानी का तो सबको पता है, तो ये जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं ये क्या चीज़ें हैं और ये कौन कौन सी हैं, इनकी बात कर लेते हैं। 10% डिजॉल्व सब्सटेंसेस की हमने 6 कैटेगरीज बनाई हैं, यानी कि 6 टाइप्स की सब्सटेंसेस हैं जो कि इस प्लाज्मा में डिजॉल्व हैं। कुछ हैं इनऑर्गेनिक आयंस या मिनरल्स, इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, गैसेस हैं। बारी बारी इन 6 कैटेगरीज को तफसील से देखते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस या मिनरल्स, इन 10% में से 0.9% इनका वेटेज है, यानी कि प्लाज्मा में जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं उसमें 0.9% इनऑर्गेनिक आयंस या मिनरल्स की है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की मिसाल दी गई है कि सोडियम क्लोराइड इन 0.9% में से भी 2/3 हिस्सा यानी कि 2/3 हिस्सा यानी आधे से भी ज़्यादा हिस्सा मिनरल्स में से नहीं। जैसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम है और पोटाशियम है और बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब में से सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड है। और इसके अलावा फंक्शन इन मिनरल्स का क्या है कि ये मिनरल्स प्लाज्मा में मौजूद इसलिए होते हैं ताकि जो एक पीएच होती है हमारे ब्लड की, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जो पीएच है उसको न्यूट्रल यानी 7.4 पर मेंटेन करके रखें। अगर इन आयंस का लेवल हमारे प्लाज्मा में
ऊपर नीचे होता है अपनी नॉर्मल वैल्यू से, तो ये हमारे ब्लड की पीएच को अफेक्ट कर सकता है। और अगर ब्लड की पीएच अफेक्ट होती है तो ऑब्वियसली वो हमारे बॉडी में होने वाले तमाम रिएक्शंस को अफेक्ट करेगी और अल्टीमेटली हमारी बॉडी ठीक तरीके से काम नहीं कर सकती। तो इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और ये प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं, जो सेकेंड कैटेगरी है हमारे डिज़ोल्व सब्सटेंसेस की। प्लाज्मा प्रोटीन्स में 7 to 9% प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा में 7 से 9% हैं, यानी इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। जो 10% डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं उनमें 7 to 9% प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा के अंदर, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट 0.9% है। अब ये जो 7 से 9% प्रोटीन्स हैं, ये कौन कौन सी हैं और इनके फर्दर फंक्शंस क्या हैं? मोस्टली प्रोटीन्स जो प्लाज्मा में मौजूद हैं वो आती कहाँ से हैं? उनका मेन सोर्स है हमारा लिवर, यानी कि ये लिवर में सिंथेसाइज हो रही होती हैं। बॉडी के अंदर लिवर में सिंथेसाइज होने के बाद इनको प्लाज्मा में रिलीज़ कर दिया जाता है ब्लड में, और इनकी थोड़ी बहुत, ये सारी तो नहीं बताई, लेकिन कुछ प्रोटीन्स का आपकी बुक में जिक्र है और उनके कुछ फंक्शंस का भी, जैसे कि एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं और लिवर से बनती हैं। इनका काम क्या होता है? ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी एक कैटेगरी है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स इनको बनाते हैं और इनको आम ज़ुबान में एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। इनका फंक्शन ये होता है दैट दे किल एंटीजेंस। और एंटीजेंस क्या हैं? एंटीजेंस वो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, वो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। तो ये इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कि ये जो हैं हमारे ब्लड में मौजूद हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज़, जो लिम्फोसाइट्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स ही बनाते हैं। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करती हैं? बाहर से आने वाली जो भी एंटीजेंस हैं, जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनको किल करने में, यानी हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, बॉडी का हिफाजती निज़ाम जो है, उसको एंटीबॉडीज़ के थ्रू वो होता है, काम करता है, उसका फंक्शन ऐसा है। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कि आपके प्लाज्मा में मौजूद है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है। कैटलिस्ट आपको पता है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होता है। प्रोथ्रोम्बिन किस रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है? दैट इज़ इन ब्लड क्लॉटिंग, कि खून को जमने में, ये जो खून अगर कोई कट लगता है और वहाँ से शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो करता है, तो उस ब्लड क्लॉटिंग को जमाने के लिए, ब्लड को क्लॉट कराने के लिए ये एज अ कैटलिस्ट वहाँ पर ये प्रोटीन मौजूद होती है, इन्हीं के खून के जमने में मदद देती है। इसके अलावा फिब्रिनोजन का भी काम ब्लड क्लॉटिंग ही है, बट ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है क्लॉट बनाने में। इट डजंट एक्ट लाइक एज अ कैटलिस्ट। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इस ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसीजर को तेज़ करता है, और फिब्रिनोजन जो है वो डायरेक्ट ब्लड क्लॉटिंग में, यानी क्लॉट बनाने में हिस्सा ले रही होती है। दोनों का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना है, बट इनका रोल ज़रा डिफरेंट है। फिर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मीन के ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। इनमें आपको पता है जी कि हम जब कुछ खाते हैं तो जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा उसमें हमने देखा कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन से बहुत सारे कंपोनेंट्स लाइक फैट्स, फूड डाइजेस्ट होने के बाद फैट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हैं और ये तमाम कंपोनेंट्स हमारी इंटेस्टाइन से आ जाते हैं कहाँ पर? हमारे ब्लड में। और ब्लड में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, एसिड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में से एक न्यूट्रिएंट है जो कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसीजर में बन रहा होता है। मसल्स में ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है। ग्लाइकोलाइसिस मीन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है और प्लाज्मा में रिलीज़ कर दिया जाता है। फिर फर्दर इसकी ब्रेकडाउन के लिए इसको लिवर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ये कन्वर्जन के लिए। इसके अलावा हमारे प्लाज्मा में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो है कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है? कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड की टाइप है, आपको पता है, और ये मोस्टली स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं उनको बनाने में काम कर रहा होता है, अहम किरदार अदा करता है, उनका एक कंपोनेंट होता है। अब हम अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसा कि यूरिया और यूरिक एसिड, ये प्रोड्यूस तो होते हैं आपके लिवर में, और लिवर से भी पहले हमारा जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, सेल्स में रिएक्शन चल रहे होते हैं, उनमें इनकी दूसरी फॉर्म यानी अमोनिया प्रोड्यूस होती है, उसको लिवर तक पहुंचाया जाता है, लिवर उसको इनमें कन्वर्ट करता है, लेकिन फिर इनको इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को पहुंचा दिया जाता है किडनी तक, जो कि फिर फर्दर क्या करती है, इनको रिमूव कर देती है बॉडी से। लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट, बहुत ही स्मॉल माइन्यूट सी अमाउंट इनकी पीछे प्लाज्मा में मौजूद रहती है, तो इसलिए कुछ अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं प्लाज्मा में। इसके अलावा ऑल दी हार्मोन्स, पांचवी कैटेगरी है कि जितने भी हार्मोन्स हैं, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं जहाँ से हार्मोन्स बनते हैं, ये तमाम ग्लैंड्स जो हैं ये अपनी सिक्रीशंस बनाकर कहाँ पर सिक्रीट करते हैं, अपनी सिक्रीशंस का मतलब यही है, यानी हार्मोन्स। ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं और उनको सीधा डायरेक्ट रिलीज़ करते हैं ब्लड में, और ब्लड में वो डिज़ोल्व सब्सटेंस के तौर पर मौजूद होते हैं इन प्लाज्मा, और फिर ब्लड के थ्रू उनको अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचाया जाता है, यानी जिस हार्मोन का जो भी टारगेट है, किडनी टारगेट है या फिर कोई और चीज़ टारगेट है, कोई और ऑर्गन टारगेट है, वहाँ तक उसको पहुँचा दिया जाता है। लास्ट कैटेगरी जो कि है गैसेस की, यानी कि हमारी बॉडी में मोस्टली गैसेस जो यूज़ में लाई जा रही होती हैं, जैसे कि फॉर रिस्पिरेशन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से निकलकर बाहर एक्सपोर्ट की जाती है और ऑक्सीजन को अंदर सेल्स तक पहुंचाया जाता है। तो ये दोनों गैसेस भी जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं, यानी अगर लंग्स से बाहर लंग्स तक पहुंचाना है कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से, तो वो भी प्लाज्मा के थ्रू जा रही होती है, यानी ब्लड में डिज़ोल्व होकर, और अगर लंग्स से सेल्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना है तो वो भी प्लाज्मा में डिज़ोल्व होती है और जाती है। ये चीज़ें हम पहले चैप्टर 13 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।